कितनी अजीब बात है। जिंदगी में मेरी ये तमन्ना रही कि कोई मुझसे सीधी बात करे और मैं उसे सीधा और साफ जवाब दूं। लेकिन अब जब अनवर ने मुझसे दो टूक खुली बात की है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। सुबह से सोचों में पड़ी हूं, सोच सोच कर हार गई, पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मेरी हालत उस परिंदे की सी है जो सालों तक रख रखाव के पिंजरे में आजादी की ख्वाहिश में तड़पता रहा हो, लेकिन जब पिंजरे का दरवाजा खुल जाए तो खुद में उड़ने की ताकत न पाए। असल में अनवर की सीधी बात सुनकर मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। कैसे न उड़ता, सारी जिंदगी कभी सीधी बात नहीं सुनी थी। जवानी रास्ता ढूंढने की भूल भुलैया में बीत गई। हर बात सुनकर सोचती कि पता नहीं बात का दूसरा रुख क्या है। हर बात मेरे लिए जादू का पिटारा होती। पहले खाली पिटारा दिखा दिया जाता और फिर जब बात खुलती तो उसमें से फुर से कबूतर उड़कर बाहर आ जाता। खाली पिटारों से इतने कबूतर उड़कर बाहर निकलते देखे कि समझने लगी कि जब तक अंदर कबूतर नहीं, पिटारा खाली हो ही नहीं सकता। मुझे पता है कि अनवर की बात में कोई फरेब नहीं, फिर भी मैं कबूतर के इंतजार में बैठी हूँ। कितनी बदनसीबी है। मेरी कहानी बड़ी आम सी है, केवल मेरी ही नहीं, खाते पीते हर परिवार की, हर जवान लड़की की है। मेरा नाम सान्या है। मुझमें कोई खिंचाव नहीं, न मैं खूबसूरत हूँ। मतलब ये कि मेरा मुंह छोटा सा है, ठुट्टी निकलते ही खत्म हो जाती है, आंखें किश्तियां नहीं अंटों की तरह गोल हैं, नाक छोटी, होंठ लटका हुआ, रंग गोरा नहीं पक्का सांवला है। लेकिन अब कुदरती खूबसूरती के दिन खत्म हुए। अब तो खुद की बनाई खूबसूरती चलती है। अंग अंग में शरारत हो तो बस मार लिया मैदान। जिस परिवार में मैं पली बढ़ी वो भी खाता पीता ही नहीं था, बल्कि आराम ही आराम। बस झील में कमल उगे हुए थे, सजावट की कोई कमी नहीं थी, कामकाज की मुसीबत से छुट्टी। बस एक ही रुकावट थी, रख रखाव की रुकावट। वो भी अकेले में नहीं, पर कोई आ जाता तो बंदिश ही बंदिश। भाई नए नए दौलतमंद जो बने थे, कोई आ जाता तो ऐसे कहो, ऐसे बैठो, यूं देखो, यूं बात करो। मतलब चीनी की प्लेट में रख कर खुद को दूसरे के सामने पेश करो। चीनी की प्लेट में खुद को रखकर पेश करना अम्मी की खासियत थी। वो बातों की ऐसी ऐसी जलेबियां तलती कि कोई हद ही नहीं, बिल्कुल ही हलवाई थी। बातों का हार पिरोते हुए ऐसी कलियां टाक जाती कि मैं ताज्जुब करने लगती। 2-1 मिनट तो खुद को संभालने में लगते। अम्मी को अपनी जायदाद गिनवाने का शौक था। उन्हें ये पसंद नहीं था कि दूसरा बढ़ चढ़कर बात करे। जमींदारी की बात चल निकलती तो अम्मी फौरन ही किसी बहुत दूर की जगह पर अपनी सैकड़ों बीघे जमीन को जन्म दे देती। कहने लगती, हाँ, जमींदारी की मुसीबतों की कोई हद है। अपनी 500 बीघे जमीन जो खैरपुर के पास है, हमारे लिए तो सर का दर्द बन गई है। कौन हर महीने इतनी दूर जाकर उसकी देखभाल करे। इंग्लैंड में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे नातियों की बात छिड़ जाती तो अम्मी फौरन एक ऑयल इंजीनियर कजन को जन्म दे देती, जिसे तेल कंपनी ने हाथ जोड़ जोड़ कर अमेरिका में रोका हुआ है, इस डर से कि अगर वो अपने देश चला गया तो कंपनी ठप हो जाएगी। नहले पर दहला मारना अम्मी का मनपसंद काम है। अब्बा का तरीका जरा अलग था।
वो बढ़कर नहीं हाँकते थे। उनकी बात में एक अलग नरमी होती। मैं तो कुछ भी नहीं। वो इस जुमले को इस तरीके से कहते कि सुनने वालों को लगता कि जैसे वो सभी कुछ हो, पर अपनी स्वाभाविक नरमी के कारण अपने सब कुछ होने को दिखाने से बच रहे हैं। जायदाद की बात होती तो मुस्कुराकर कहते, श्रीमान, जायदाद तो कंधों पर पड़े वजन की तरह है, जो आन पड़ा है वही नहीं उठाया जाता, और की ख्वाहिश कौन करे। तो अम्मी और अब्बा दोनों ही एक तरह के हलवाई थे। बचपन में जलेबियां तलने का ये काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता। सोचती कि मैं भी कोई अपना खास तरीका अपनाऊं और लोगों के ध्यान को लूट कर ले जाऊं। लेकिन जल्द ही मैं जवान हो गई तो हलवाई की दुकान में एक नया रंग उभरा। वैसे तो घर में मुझे पूरी आजादी थी, लेकिन अगर मैं अपने किसी क्लास फेलो से बात करती तो अम्मी के कान खड़े हो जाते। फौरन पूछती, किसका बेटा है वो? अब्बा क्या काम करते हैं? इस पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता। उस दिन जब अनवर नोट्स की कॉपी देने हमारे घर आया तो अम्मी पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ गई। इस तरह उसे देखने लगी जैसे जैसे लेबोरेटरी में किसी सूजन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाता है। फिर उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? अफसर हैं या जमींदार हैं? अनवर बेचारा परेशान हो गया। वो तो एक विधवा का बेटा था जो मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा रही थी। अम्मी की बातों का क्या जवाब देगा? इधर मुझे हैरानी कि वो तो मेरे कहने पर नोट्स की कॉपी देने आया है, अम्मी उसके बारे में ब्यौरा क्यों ले रही हैं? जब वो चला गया तो अम्मी ने मुझे पास बिठाया और बोली, ऐसे लड़कों को मुंह न लगाया करो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अम्मी, वो तो हमारी क्लास का फर्स्ट डिविजनर है। पढ़ा हो, तुमने क्या मुकाबले का इम्तिहान देना है? उस समय तो बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर एक ऐसी घटना घटी कि सारा भांडा फूट गया। हुआ यूं कि हमारे साथ वाले बंगले ग्रीन कॉटेज में नए किराएदार आ गए। किसी तेल कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके आते ही ग्रीन कॉटेज का हुलिया बदल गया। सारे घर में मोटा गलीचा बिछ गया। कमरों में, गैलरीज में, सीढ़ियों पर जगह जगह डेकोरेशन पीसेस रख दिए गए। सिटिंग रूम की एक दीवार पर स्विट्जरलैंड का एक दृश्य चिपका दिया गया। ड्राइंग रूम में अनोखे पौधों के गमले रख दिए गए। घर में केवल 3 व्यक्ति थे, मिस्टर एन इनायत, उनकी पत्नी आमना इनायत और उनका इकलौता बेटा एन। नए पड़ोसियों के आते ही जैसे हमारे घर में भी उथल पुथल मच गई। अम्मी अब्बा जो कभी इकट्ठे न बैठते थे, कान से मुंह लगा लगा कर बातें करने लगे। या अल्लाह, ये क्या हुआ? मैं तो हैरान ही रह गई। नई सजावटें, नए कालीन, नए पर्दे। अम्मी तो जैसे आमना इनायत पर बिछ गई। हर वक्त आमना की बात, उनकी तारीफ। फिर वो अचानक आंटी बन गई। अम्मी ग्रीन कॉटेज के फेरे लगाने लगी। इतने रिश्ते बढ़ाए कि सारी झिझक खत्म हो गई। घर में कोई चीज आती, आंटी का हिस्सा अलग कर दिया जाता। अच्छी चीज पकती तो पहले आंटी को चखा दी जाती। हर महीने आंटी की दावत का इंतजाम किया जाने लगा। अब ये तो अम्मी की आदत थी कि जिस पर फिदा हो गई उसे माथे पर लटका लिया। मुश्किल तो तब हुई कि उन्होंने बार बार मुझे भी आंटी के घर भेजना शुरू कर दिया। सानिया, जरा आंटी से ये पूछा। सानिया, आंटी को ये दे आओ। सानिया, जरा देखो तो आंटी फुर्सत में है सानिया? तू सुबह से आंटी की तरफ नहीं गई?
मैं हैरान कि मुझे बार बार आंटी के पास क्यों भेजा जा रहा है। बात समझ में नहीं आई। फिर उस दिन बिल्ली थैले से फुदक कर बाहर निकल आई। उस दिन मैं और अम्मी दोनों बाहर बैठे हुए थे। अम्मी कुछ बुन रही थी और मैं पढ़ रही थी। ग्रीन कॉटेज में मोटर स्टार्ट करने की आवाज आई। मैंने उधर देखा, आंटी और अंकल मोटर में कहीं बाहर जा रहे थे। कुछ देर बाद अम्मी ने सर उठाया और बोली, सानिया जरा आंटी से कंफर्म कराओ कि आज शाम फिल्म का प्रोग्राम तो है ना। मैंने हैरानी से अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, आंटी और अंकल तो अभी बाहर गए ना? अच्छा, तो फिर क्या है, एन तो घर पर ही है ना, उससे कंफर्म कर लो। अचानक कढ़ाई में जलेबी शूं शूं करने लगी। अच्छा, तो मुझे गुलाब जामुन बनाकर चीनी की प्लेट में रखकर एन की सेवा में पेश किया जा रहा है। अचानक मेरी आंखों से पर्दे हट गए। बिल्ली थैले से बाहर निकली तो क्या देखती हूँ कि कढ़ाई जलेबियों से भरी हुई है। सानिया, आंटी के घर इन्हीं कपड़ों में जाएगी क्या? अच्छा, वो नई शॉल ही ले ले। सानिया, तू जरा एन के पास बैठ, मैं अभी आई। सानिया, पढ़ाई में कुछ मुश्किल हो तो एन से जाकर पूछ लिया कर, एम में है वो। बीती हुई बातें एक एक करके सामने आ खड़ी हुई। अरे, तो क्या ये सब नए डेकोरेशंस, गलीचे, पर्दे सब मेरी ही वजह से बदले गए थे? ये सारा इंतजाम मुझे एन की झोली में डालने के लिए है। अगर मैं खूबसूरत होती तो चुपके से गुलाब जामुन बनकर प्लेट में सज जाती। मुश्किल ये है कि मुझ में कुदरती खूबसूरती नहीं, मैंने बड़ी मशक्कत से खुद को खूबसूरत बनाया है। और जिसमें खुद कुछ करने की ताकत हो वो गुलाब जामुन नहीं बन सकती। वो झोली फैलाना नहीं जानती, अपने हाथ से तोड़कर खाना पसंद करती। अगर मैं चाहती तो इन बेचारे की क्या मजाल, ऐसी जलेबी बनती जिसे देखकर जिंदगी भर मुंह से राल टपकती रहती। लेकिन मुझे एन पसंद नहीं था और उसे तो एक गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की चाहिए थी जो हर समय मुस्कुराती रहे। वो तो अच्छा ही हुआ कि कुछ दिनों में ही एन का राज खुल गया कि वो रोजी के घर आता जाता है। रोजी के घर को अम्मी अच्छी तरह जानती थी। रोजी की एक नहीं 4 जवान बेटियां थी। चीनी की प्लेट में 4 गुलाब जामुन। फिर अचानक दृश्य बदला। बैठे बिठाए अब्बा को शिकार का शौक हो गया। उन्होंने एक बंदूक खरीद ली और चौधरी साहब के साथ शिकार पर जाने लगे। फिर ड्राइंग रूम में हिरन के सींग लटका दिए गए। एक ऊंचे स्टूल पर भूसा भरा इकाब आ बैठा, नीचे गालीचे पर शेर की खाल बिछ गई। मैं फिर हैरान कि अब ये क्या हुआ। रसोई घर की तरफ आंख उठाकर देखती हूँ तो चूल्हे पर इतनी बड़ी हांडी पड़ी है। कोने में दही बिलोने की चाटी रखी है और अम्मी नौकर के साथ भैंस खरीदने की योजना बना रही। फिर इस बदलाव का राज खुलकर सामने आया। चौधरी साहब और चौधराइन हमारे घर पर खाने के लिए आ रहे हैं। मेज पर तरह तरह का भोजन रखा गया। खाने के बाद अम्मी ने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी। कड़छा चलने लगा। सानिया इतनी सुघड़ है कि हद नहीं। रसोई घर तो बस सानिया की मर्जी पर चलता है। अरे, जमींदारी का हिसाब किताब तो बस सानिया ही जाने। जब सानिया चाटी को हाथ लगाती है तो मक्खन आप ही आप पेड़ा बनकर ऊपर आ जाता है। ओह, तो ये बात है। सानिया को मक्खन का पेड़ा बनाकर चीनी की प्लेट में रखकर चौधराइन को सौगात पेश की जा रही है। लेकिन किसके लिए? अब ये राज भी जल्द खुल गया। एक दिन चौधरी का बेटा अली अहमद मूछें लटकाए सामने आ बैठा।
और अम्मी उसके सामने बैठकर सानिया सानिया की रट लगाने लगी। या अल्लाह, क्या मेरा भविष्य करछा और कढ़ाई के जोर पर ही बनेगा? शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली, कुछ ज्यादा ही सुन ली। अब्बा पर इंक्वायरी बिठा दी गई और उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई। वो इस दुख को सहन नहीं कर सके, इसलिए हार्ट अटैक का शिकार हो गए। अम्मी बेचारी 4 ही दिन में मुरझा कर रह गई। सारी चमक दमक उड़ गई और नीचे से एक खूसट बुढ़िया निकल आई। न वो कढ़ाई रही, न करछा, न जलेबी। अम्मी को सहारा देने के लिए मैंने एक ऑफिस में नौकरी करी। मैं भला नौकरी के लिए कहाँ मारी मारी फिरती, वो तो इत्तेफाक से अनवर मिल गया। कहने लगा, हमारे दफ्तर में एक जगह खाली है, अगर चाहो तो आकर ज्वाइन कर लो। हमारी हालत वो जानता था। 4 बरस बीत गए। शुरुआत में दफ्तर में मुश्किलें भी हुई। कुछ लोगों ने समझा अकेली लड़की है, चलो किस्मत आजमाए। कुछ ने आगे बढ़कर जलेबियां तलनी शुरू की, कुछ ने फुलझड़ियां चलाई, कुछ ने कबूतर की तरह आंखें बना बना कर देखना शुरू किया और कुछ ने गुलाब जामुन की उम्मीद पर राल टपकाई। फिर बात उनकी समझ में आ गई कि इधर वक्त बिताने वाली बात नहीं चलेगी। अनवर दूर से ही देखता रहा, ना शोर किया और न रिश्तों को ठंडा ही होने दिया। इस तरह जैसे मैं लड़की थी ही नहीं। लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझे देख नहीं रहा, बल्कि नजरों से तोल रहा है। कल शाम की बात है। अनवर मेरे पास आया और बोला, सानिया, क्या खाली हो? क्यों? जरा मेरे साथ चलो। कहाँ? एक काम है। वो इतना संजीदा था कि कुछ और पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दफ्तर के पिछवाड़े जाकर वो रुक गया। मैं हैरान, या अल्लाह, यहाँ क्या काम हो सकता है भला? बैठ जाओ। मैं पत्थर की बेंच पर बैठ गई। वो आंखें झुकाए मेरे सामने खड़ा रहा। देर तक वो चुप रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह न पा रहा हो। आखिर वो बोला, देखो सानिया, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक पुराना घर है और एक बूढ़ी माँ है। वो रुक गया, देर तक रुका रहा। फिर बड़ी मुश्किल से बोला, सानिया, तुम मेरे साथ ब्याह करोगी? मैं तो हैरत में पड़ गई। मेरे आस पास अंधेरा छा गया। फिर उस अंधेरे में से अनवर की आवाज आई, सोच लो सानिया, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मुझे बता देना, मैं इंतजार करूंगा। फिर उसके पैरों की आवाज सुनाई देती रही और फिर खामोशी छा गई। फिर उस अंधेरे में एक दिया उभरा, उभरता चला गया। मुझे पता नहीं मैं वहां कितनी देर बैठी रही। मुझे ख्याल भी नहीं था कि अनवर मुझे ब्याह का पैगाम देगा। कल से मैं डोर के गुच्छे की तरह उलझी बैठी हूँ, कोई सिरा नहीं मिलता। जिंदगी भर मेरी ख्वाहिश रही कि कोई मुझसे सीधी और साफ बात करे। जिंदगी भर मेरी तमन्ना रही कि मुझे चीनी की प्लेट में रखा हुआ गुलाब जामुन न समझा जाए। लेकिन अब अनवर की बात सुनने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है और वो धीमी सी रोशनी वाला दिया। अम्मी से बात करूं? अब वो तो करनी ही पड़ेगी, करूंगी। अम्मी बेचारी का क्या है, वो अम्मी तो अब रही ही नहीं। न ताज रहा, न
तख्त। बेचारी दिन भर धूप में खाट पर बैठी रहती हैं। मुंह पर इस तरह की झुर्रियां पड़ गई हैं जैसे कोई बिल्लौरी गुलदान टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन टुकड़े अलग ना हो, चिमटे रहें और ऐसा लगे कि हाथ लगाया तो गिर कर ढेर हो जाएंगे। मैं उठकर अम्मी के पास जाती हूँ। अम्मी। अम्मी चौंकती हैं, मेरी तरफ देखती है। अम्मी, हमारे दफ्तर का एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। अम्मी ये सुनकर बिल्कुल ही परेशान हो जाती हैं। मुझसे? जी अम्मी, हैरानी से मेरी तरफ देखती हैं। अम्मी, उसके अब्बा मर चुके हैं, माँ बहुत बूढ़ी हैं, आ नहीं सकती, इसलिए वो लड़का खुद ही आएगा। अचानक अम्मी की आंखों में चमक लहराती है। अच्छा। मैं कोशिश करती हूँ कि शर्माऊं नहीं। अम्मी, वो लड़का पैगाम देना चाहता है। अम्मी का सारा चेहरा चमक उठता है, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं, गर्दन खटक से उभरती है और वो इस तरह उठकर बैठ जाती हैं जैसे 4 साल पहले वाली अम्मी हो। कौन है वो? कितनी जमीन है? मैं हैरान रह जाती हूँ। नहीं अम्मी, तो क्या कोई बड़ा अफसर है? अब मैं क्या जवाब दूं? अफसर नहीं तो क्या व्यापार है, कारखानेदार है। मैं यूं खड़ी की खड़ी रह जाती हूँ जैसे पत्थर की बन गई। मुझे चुप देखकर अम्मी कहती है, उसे कहना कल किसी समय मुझसे मिल ले, मैं कर लूंगी उससे बात। जब से मैंने अम्मी से बात की है, उनकी तो काया पलट हो गई। वो अपनी पुरानी जंग लगी कढ़ाई और करछा साफ कर रही हैं। हालांकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि चूल्हे तले आग नहीं, कढ़ाई में तेल नहीं। वो यूं बैठी हैं जैसे जलेबियां तलने का रियाज कर रही हैं। उन्हें देखकर मेरे आसपास का अंधेरा बढ़ जाता है, बढ़ता जा रहा है। और वो दिया, मुझे उस दिए पर रहम आ जाता है और मैं खुद फूंक मार कर उस दिए को बुझा देती हूँ।